गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा शाम का समय है, आप सब लोग थक गए होंगे और आपको सुनने में हो सकता है कि एक बियर करना पड़े, थोड़ा सा आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा। हम जैसा कि ये पूरा इवेंट ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो पूरा फिनटेक के बेस पे है, यानी कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। तो अब फिनटेक का जो मतलब है, अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो उस फिनटेक का मतलब है कि जहाँ पे फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी अगर ऐड होती है तो वो कोई भी धंधा, अगर फाइनेंस का धंधा है और उसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है, अगर हम वो धंधा करते हैं तो उसको टेक्निकली फिनटेक कहते हैं। अब जब फिनटेक की बात करते हैं तो चूँकि अब जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, चाहे पैसा लेना है या देना है, तब उसमें फाइनेंशियल एक तरह से रेगुलेशन का ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं है। जैसा कि अभी राहुल ने जो भी ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया साइबर सिक्योरिटी का, तो उस पर जैसा कि हमारे कहावत भी है कि जो चोर, पहले क्या होता था, जो चोर जो है 2 कदम आगे होता था, पुलिस पीछे रहती थी। बट आज की डेट में जो अपने रेगुलेटर हैं, यानी कि जो सरकार है, वो हमसे या चोरों से या जो साइबर सिक्योरिटी का जो सिखा रहे थे सारा राहुल, उसके गवर्नमेंट जो है बहुत रैपिडली अपने आप को चेंज कर रही है। तो उसी पे हम पूरा बात करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमारा जीडीपी है अप्रॉक्सीमेट 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज की डेट में हमारी हो गई है, जिसमें लगभग हमारा टारगेट जो आगे का $10 ट्रिलियन का टारगेट सरकार ने रखा है। और जीडीपी हमारी लगभग 8% से ग्रो कर रही है। 140 करोड़ की आबादी है जिसको हमें सर्व करना है। अब इसको अगर हमें 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचानी है तो हमें सबसे ये महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट बिल्डअप करना कि आपका जो ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा इकोसिस्टम एक ऐसा रेगुलेटेड रहे, पहली बात तो, और दूसरा जो रेगुलेशन हैं वो फॉलो होती रहें, जिससे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बने और जो स्टेक होल्डर हैं सबका एक विश्वास उस पर बने, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है चाहे वो बाहर का इन्वेस्टर है। दोनों अगर आएंगे तभी आएंगे जब जो रेगुलेशन आपकी टाइट होगी या आपके जो कंप्लाइंसेज हैं वो होते रहेंगे, तब उस पर एक सिस्टम बनेगा और उससे तब बिजनेस में इनफ्लो आएगा पैसे का और उसमें ग्रोथ होगी। अब हम उसी श्रृंखला में बात करूंगा मैं कि जो हिंदुस्तान में जो फिनटेक है, जैसे कि हम लोग अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा कि हम लोग एक जेनजी CFO नाम से एक स्टार्टअप एडवाइजरी फर्म चलाते हैं, जिसमें हमारा मेन जो काम है वो हम केवल फिनटेक को एडवाइस करते हैं कि अगर कोई आदमी फिनटेक का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उस पर कौन सा रेगुलेशन लगता है या कैसे उसको आपको स्टार्ट करना है, क्या ध्यान रखना है उसमें, या आपको उसमें चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, चाहे वो बात करें कंप्लायंस की बात करें, चाहे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ये सारा हम एक गाइड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल पूरा फिनटेक है वो सरकार उसको पूरे फिनटेक को कैसे कंट्रोल करने जा रही है या कैसे कंट्रोल करती है। तो अब उसको एक साधारण भाषा में बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है हिंदुस्तान में, जो वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो एक तो RBI हो गया। RBI क्या करता है, पहले हम सारे रेगुलेटर को देख लेते हैं। RBI हो गया, फिर SEBI हो गया, फिर IRDAI हो गया, PFRDA हो गया, IBB हो गया, MCA हो गया, और उसके अलावा ये तो मेन रेगुलेटर हो गए। इसके अलावा जो एक स्ट्रक्चर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एसोसिएशंस को जो कंट्रोल करते हैं या जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उसके बाद एक तो रेगुलेटर हो गए जो पूरे जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद उसको रेगुलेट करने के बाद अगर कहीं गलतियां होती हैं, कोई उसको बाईपास करता है, तो उसके लिए डेफिनेटली पुलिस का काम भी रहता है, तो जिसमें इन्फोर्समेंट एजेंसी बोलते हैं, जिसमें हमारा ED आ जाता है या FIUIND आ जाता है, जिसको साइबर सेल बोलो या आप बोलते हैं। और उसके अलावा अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जाते हैं तो हाउसिंग में NHB हो जाता है, हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक आ जाता है, म्यूचुअल फंड अगर इंडस्ट्री उसमें MP आ जाता है।
अब तो ये आप देखेंगे तो ये जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं, ये पूरा आर्किटेक्चर सरकार ने इस तरह से डिज़ाइन करा हुआ है, सबको अपने अपने काम दे रखे हैं कि जो उसके हिसाब से कंट्रोल होता है। अब जो हम चूँकि हम जब एडवाइजरी फर्म चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी इंक्वायरी आती है। जैसे आज फिनटेक को जहाँ पे जिस धंधे में एंट्री बैरियर नहीं होता है उस धंधे में सबसे ज़्यादा लोग इंटर करने लगते हैं। अब जो एआई का ज़माना है तो उसमें अब सॉफ्टवेयर बनाना या किसी बिजनेस को टेक्नोलॉजी से जोड़ना बहुत एक्सपेंसिव नहीं रह गया। अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मतलब जितने यंग बच्चे हैं या जो वो जल्दी से सोचते हैं कि वो फिनटेक की कंपनी बना लिया जाए या फिनटेक चालू किया जाए उसमें, लेकिन उनको क्या होता है, उनको पता नहीं होता है कि हमारे पास जो क्वेरी आती हैं कि उसमें हम एक एडवाइजरी शेयर मार्केट में एडवाइजरी करना चाहते हैं। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बहुत सारे काम करते हैं, यूट्यूब बना लिया, अपना शेयर मार्केट की एडवाइस देना शुरू कर दिया, या उन्होंने कहीं पे जो एग्रीगेटर, जैसे मान लो जोमेटो है उसने फूड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया, ओला है उसने कैब की इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज किया, तो ऐसे आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी एग्रीगेटर या फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया जिसको लोग फिनटेक की तरह देखने लगते हैं। अब लोग टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, इसको एग्जीक्यूशन करना भी शुरू कर देते हैं। उसके पीछे कौन सा कानून लग रहा है या कौन सी अथॉरिटी या कहाँ से लाइसेंस लेना है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो अब हम उसी को आगे एक एक करके बात करेंगे। अब जब हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई वहाँ जहाँ पे लोन होगा यानी कि लेंडिंग होगा और जहाँ पे पेमेंट होगी, यानी कि कोई भी जो ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट या किसी भी टाइप की पेमेंट अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई पेमेंट हो रही है तो वहाँ पे आरबीआई आता है। और अगर लोन का बिजनेस करना है या लोन का काम करना है तब भी आरबीआई वहाँ पे आएगा। तो ये दो पेमेंट और लेंडिंग दो में आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई उसको मॉनिटर करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि जैसे कि जो आरबीआई जो लाइसेंस जो देता है, नामली वो एनबीएफसी के लाइसेंस देता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस देता है, कमर्शियल बैंक के लाइसेंस देता है, या आपने आजकल देखा होगा ये यूपीआई का, जैसे गूगल पे, पेटीएम ये है, ये इन सब के लाइसेंस देता है। उसके अलावा एक तो पेमेंट गेटवे के लाइसेंस देता है, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो बीच में जो मिडलवेयर बना हुआ है उसका लाइसेंस देता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज़ हैं, क्रेडिट ब्यूरो का जो लाइसेंस देता है आरबीआई, तो ये सारे लाइसेंस आरबीआई देता है। अब अगर पूरे फिनटेक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आरबीआई का सबसे बड़ा रोल आरबीआई का आता है। अगर आप पूरे फिनटेक में बात करेंगे तो 80% बिजनेस फिनटेक इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे 80% के आसपास वो लेंडिंग से संबंधित ही है, या लेंडिंग के इकोसिस्टम से है, या तो सीधा जो लोन दे रहे हैं वो उससे मतलब वो मेजर फिनटेक है वैल्यूएशन में अगर देखेंगे टोटल मार्केट शेयर में तो, या उसके इकोसिस्टम में जो सपोर्ट कर रहे हैं वो है। तो आरबीआई का सबसे बड़ा एक रोल आता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई एक मेजर पेमेंट और लोन की जो लेंडिंग के बिजनेस को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है या लाइसेंस देता है। उसी तरीके की अगर आप कहीं पे भी मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, इन्वेस्टर का चाहे इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं या कहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी चाहे फिनटेक हुआ या कोई भी बिजनेस मॉडल हुआ, चाहे आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको करते हैं तो उसको आजकल नए लैंग्वेज में उसको वेल्थ टेक बोल देते हैं या सेविंग टेक बोलते हैं। वेल्थ टेक का मतलब जैसे कि जीरोधा है, ग्रो है, जो ऐसी कंपनियां हैं उनको वेल्थ टेक बोलते हैं, या जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो सलाहें देती हैं उनको सबको वेल्थ टेक बोलते हैं। अब तो सेबी क्या करता है, सेबी इन्हीं जो ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित कंपनियां हैं उनका सबका लाइसेंस सेबी देता है, चाहे वो ब्रोकर का लाइसेंस हो गया, चाहे वो जो आज की डेट में कोई भी इनोवेटिव जो भी एआई के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर कोई भी आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आप
एक सलाह दे रहे हो किसी को कि कैसे आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी का अगर आप बात करेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित कोई भी बिजनेस अगर आप करने जा रहे हो, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके एज आ फिनटेक बना के अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको सेबी के लाइसेंसेस चाहिए होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप किस मॉडल को कहाँ, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, उसी हिसाब से सेबी के अलग अलग लाइसेंसेस हैं, वो आपको हमें लेने होते हैं। उसी तरीके से जो उसी फिनटेक का एक पार्ट जैसे वेल्थ हुआ ये इन्वेस्टमेंट के लिए या वेल्थ डिवीजन के लिए, उसी तरह के इंश्योरेंस के लिए इंश्योरटेक उसको बोलते हैं, तो उसमें IRDA का रोल आ जाता है। IRDA क्या करता है, अगर आपको इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी बिजनेस करना है, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन करते हैं तो फिनटेक हो गया यानी कि इंश्योरटेक हो गया, तो वो उसके लिए आपको IRDA के पास जाना पड़ेगा। IRDA से आपको, चाहे वो आप देखा होगा पॉलिसी बाजार है, पहले वो वेब एग्रीगेटर होता था, अब वो ब्रोकर का भी लाइसेंस उसके पास है। ऐसे बहुत सारे जो चूँकि अब ऑनलाइन काम करने से फ़ायदा क्या है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है बिजनेस में। आप एक जगह बैठ के मल्टीपल लोकेशन पे काम कर सकते हैं, आपका जो है ऑपरेशनल खर्चा कम हो जाता है, ज़्यादा तेज़ आप मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये इसलिए फिनटेक थोड़ा सा पॉपुलर हिंदुस्तान में होता जा रहा है। तो इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं तो आपको IRDA से के पास जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई पेंशन तो ज़्यादातर मैक्सिमम तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर रख रखा है, गवर्नमेंट ही करती है। बट अगर आप कोई भी ऐसी सलाह या कोई भी ऐसा काम करने चाहते हैं तो आपको पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसके पास जाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने बात करी कि जो मेन रेगुलेटर हैं हमने उनकी बात करी। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चरल रेगुलेटर हैं, जैसे कि MP हो गया। MP क्या करता है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, कि जो भी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, यानी कि AMC का लाइसेंस जो होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस होता है, वो तो सेबी देगा, यानी कि जो मेन रेगुलेटर है। बट सेबी ने क्या किया, एक SRO बनाया है, इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने म्यूचुअल फंड हैं उन सब ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड बेचना है या कोई भी म्यूचुअल फंड बेचने के जो भी प्रोफेशनल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उसको बेचने के लिए, तो उनके लिए एक उनको कंट्रोल करने के लिए वो महिला प्रैक्टिस ना करें, गलत काम ना करें, गलत एडवाइस ना दें, उस पर कंट्रोल बनाने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम MP है। तो MP से आपको अगर आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड बेचना है तो MP से आपको लेना पड़ेगा, या ऑफलाइन बेचना है तब भी लेना पड़ेगा। MCA तो सारा सब जानते ही हैं कि जो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आपको कॉर्पोरेटाइज करना है, तो आपको MCA के पास जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में काम करना चाहते हैं, यानी कि हाउसिंग का करना चाहते, तो हाउसिंग को रेगुलेट करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया, जो कि अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो हाउसिंग में जो लोन मिलता है वो सस्ता मिलता है। सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि सरकार NHB की नेशनल हाउसिंग बैंक से सब्सिडी देती है हाउसिंग लोन पे, चूँकि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है, जिससे कि देश में ज़्यादा विकास हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर बन पाएँ, ज़्यादा लोग अपना घर खरीद पाएँ, तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक में कवर होता है। अगर आप हाउसिंग लोन के बिजनेस में जाना चाहते हैं या कोई भी, तो आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जाना पड़ता है। अब जो IBB है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBB का रोल क्या है कि जब आपको एग्ज़िट लेना है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस आया और चला नहीं, तो अगर कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसको इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल हैं, जो इंसॉल्वेंसी का जो बिजनेस है, उसके जो इंसॉल्वेंसी का जो एक प्रोसेस है, उसको पूरा मॉनिटर करने के लिए IBB बनाया गया। अब तक हमने रेगुलेटर की बात करी, चाहे वो मेन रेगुलेटर या सब्सिडी रेगुलेटर हो गया। अब इन्फोर्समेंट की बात करते हैं। अगर आप जितने जो चाहे RBI ने पॉलिसीज़ बनाई या गाइडलाइन बनाई, सेबी ने अपना कानून बनाया, ये सारे बनाए फॉलो करने के लिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर इसको आप नहीं
फॉलो नहीं करते हैं, आप कोई महिला प्रैक्टिस करते हैं, आप उसका वायलेशन करते हैं, चाहे वो आरबीआई एक्ट में करें या चाहे सेबी के एक्ट में करें या कोई भी जो ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है। और इसके अलावा भी 28 एक्ट हैं जिसमें अगर आप फेमा हो गया, अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे फेमा आ जाता है, जहाँ फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। अगर आप डोमेस्टिक करेंसी में करते हैं तो आरबीआई नॉर्मल रूल लगाता है एनपीसीआई के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप फेमा में या किसी भी आरबीआई से भी या फाइनेंशियल रेगुलेटर के साथ कोई भी वायलेशन होती है तो उसमें ईडी का रोल आ जाता है, जिसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसमें आप अक्सर न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि कभी भी किसी के पास ईडी पहुंच जाती है। और ईडी का स्कोप इतना बड़ा होता है कि आपको खुद मतलब कोई भी गलती, छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े परेशानी में डाल सकती है। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कभी कभी, जिसमें एक स्टार्टअप है, उसने पेमेंट का काम शुरू किया, उसको पता ही नहीं था कि वो पेमेंट पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उसने उसका अनजाने में उसने अपना जो पेमेंट का जो अपनी टेक्नोलॉजी थी उसने गेमिंग कंपनी को दे दिया था। तो उसकी वजह से उसके बाद सेबी की रेड पड़ी, जिससे उसका पूरा बिजनेस ठप हो गया और उसका आगे काम नहीं चल पाया। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं ये इसमें जैसे नॉर्मल अगर आप बिजनेस में इनकम टैक्स, जीएसटी या जो बाकी जो नॉर्मल जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे टैक्सेशन के या बाकी लाइसेंसिंग के, वहाँ पे आपका बिजनेस ठप नहीं होता है। बट अगर आप ये फाइनेंशियल रेगुलेटर का कोई भी स्केप करता है कोई, या कोई भी उसको फॉलो नहीं करता या कोई भी इसको वायलेट करता है, तो आपका बिजनेस एक दिन में बंद हो सकता है। जैसा का एग्जांपल आपने देखा था कि पेटीएम बैंक का जो उसका लाइसेंस आरबीआई ने बंद किया तो उसका पूरा बिजनेस बंद हो गया था एक बार के लिए। तो ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारी एनबीएफसी के साथ होता है, वो आरबीआई एक दिन में चिट्ठी निकाल देता है कि आप आज से आप डिसबर्समेंट करना बंद कर देंगे, यानी अपना बिजनेस करना बंद कर देंगे, तो उसका बिजनेस एक दिन में ही ठप हो सकता है। तो उसी तरीके से जो एक और एजेंसी है गवर्नमेंट की, जो क्या करती है, वो आपके जो फिनटेक के जितने डेटा हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, चाहे वो फिनटेक के या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम लोग करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी पैसा आ रहा है जा रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है। उस लिमिट से ऊपर भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है या कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है, वो सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देना होता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या करता है, उस डेटा को आपके पूरे को प्रोसेस करता है। उनके यहाँ पूरा आज की डेट में AI ML सब लग के पूरा डाटा एनालिसिस होके वो गवर्नमेंट FIU जो है सारे डिपार्टमेंट्स को डाटा बांट देता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि वो इनकम टैक्स को भी देता है, GST को भी देता है, RBI को भी देता है, सेबी को देता है, सबको देता है। तो आप ये मत सोचिएगा आप कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसी कर रहे हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो सरकार की जो निगाह है वो आपके ऊपर हमेशा से बनी हुई है। तो वो FIU जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसका काम यही है, ये केवल आपके सारे के डाटा को इकट्ठा करता है वेरियस सोर्सों से और उसके बाद उसको रेगुलेटेड एंटिटी को और सरकार को उसको देता है। अब ये तो फिलहाल ये वाला पॉइंट तो मैं इस वाली स्लाइड को पहले से डिस्कस करता चल रहा हूँ अपने बाकी सारे अपने डिस्कशन में। मेन ध्यान यही देना है जब आप कोई भी फिनटेक या कोई भी जो फिनटेक या फाइनेंस में जिसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेके कोई भी काम आप करने जा रहे हैं या कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, तो उसमें जो कंप्लायंस का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। आपको कंप्लायंस पे कोई पूरा इग्नोर नहीं करना। आज की पहले के टाइम पे जब डाटा का जो कलेक्शन है वो टफ था, आज की डेट में डाटा रियल टाइम पे कलेक्ट हो रहा है। तो सरकार के पास सारी इन्फॉर्मेशन या रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे जा रही है। तो आप उसमें ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, यानी कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इसको अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। थैंक यू ऑल ऑफ यू।